हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल टियर 1 एग्जाम 2024 के आगे की शिफ्टों में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस मिसलेनियस और करंट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हमारे आपके एग्जाम में पूछे जा रहे प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि एसएससी सीजीएल टियर 1 एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस मिसलेनियस व करंट के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 50 नंबर्स के क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 को। पहला क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा है दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को लेकर आया हुआ है। तो आप जानते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना व इसके अधिवेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जाते हैं और कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो मोस्ट वन सीट आपके सामने लगा दी गई दोस्तों। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी फैक्ट बन सकते हैं, सब कुछ पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप अच्छे से रिवाइज रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, किसी भी टेंट से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 को। अब एक्स्ट्रा फैक्ट के जरिए दोस्तों हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना व इसके अधिवेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जितने भी फैक्ट बन सकते हैं, पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। पहला पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई, जिसे वर्तमान मुंबई कहा जाता है, के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक तो ये वो माने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बेमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी थे। तत्कालीन वायसराय की बात की जाए दोस्तों, हजारों बार पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ध्यान रखेंगे। वर्तमान में बात की जाए यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ये भी पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। ये बेसिक चीजें थी दोस्तों। अब इनके अधिवेशन से रिलेटेड मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो निकलते हैं उनको हम लोग यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। पहला पॉइंट दोस्तों, 1924 के बेलगाम, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। नेक्स्ट, 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। डॉक्टर ध्यान रखेंगे कहाँ पे हुआ। और इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज्य का घोषणा पत्र तैयार हुआ तथा पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। अलग अलग टर्न से हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा आता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है, आप लोग जानते हैं, जो कि सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता, जिसे वर्तमान कोलकाता कहा जाता है, के अधिवेशन में गाया गया था। ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, नरम दल और गरम दल के बीच फूट वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। ध्यान रखेंगे। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रासबिहारी घोष ने की थी। और इसी के साथ देखेंगे दोस्तों, वर्ष 1916 के कहाँ पे? लखनऊ में हुए अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से यह दोनों दल पुनः एक हुए। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, थोड़ा सा PDF के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा दोस्तों, SSC ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन PDF हमारे द्वारा कंप्लीट किया गया है। इस PDF को बनाने में दोस्तों आपके SSC और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, उनके ट्रेंड को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। इनमें आपकी बहुत सारी वैकेंसीज लगी दोस्तों, आप जानते हैं। SSC में बात की जाए तो CGL आपका चल ही रहा है, इसके बाद में MTS है, फिर GD भी आपकी आ ही चुकी है।
रेलवे में आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई लगा है, एलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है। इनमें से दोस्तों किसी भी वैकेंसीज में आप अच्छी फाइट के लिए इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपका साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का स्पेशल पीडीएफ आएगा। पूरा आपका दोस्तों जीके और मिसलेनियस का स्पेशल पीडीएफ आएगा और पूरा दोस्तों आपका करंट का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से। क्वेश्चन रखा गया है, नॉर्वेस्टर स्थानीय पवन कहाँ पर प्रवाहित होती है? करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा है दोस्तों? विश्व की जो प्रमुख स्थानीय पवनें हैं, डाकले क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, कौन सी स्थानीय पवन कहाँ पे प्रवाहित होती है। और इसी के साथ दोस्तों कोट में दिया था है कि निम्न में से कौन सी गर्म पवनें हैं और कौन सी ठंडी पवनें हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों इस सीट में क्लियर कर दिया गया है, आप इसको अच्छे से रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, नॉर्वेस्टर स्थानीय पवन कहाँ पर प्रवाहित होती है? करेक्ट आंसर का न्यूजीलैंड में। अब देखिएगा दोस्तों, विश्व की प्रमुख अस्थायी पवनें एक तरफ दी गई हैं, संबंधित क्षेत्र और देश एक तरफ दिया गया है कि ये कहाँ पे प्रवाहित होती हैं। स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम लोग गर्म पवनों से, ध्यान देंगे। बात की जाए दोस्तों चिनूक की, तो ये राखी पर्वत पर प्रवाहित होती है, विशेषकर दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में। खमसिन नामक पवन की बात की जाए दोस्तों तो ये मिस्र में प्रवाहित होती है। सिरोको दोस्तों ये सहारा मरुस्थल में प्रवाहित होती है। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। अगला है दोस्तों हमारा हरमट्टन, जिसे डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है। ये पश्चिमी अफ्रीका में प्रवाहित होती है। लू आप लोग जानते हैं दोस्तों उत्तरी भारत और पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। फान नामक स्थानीय पवन यूरोप में प्रवाहित होती है। ब्लैक रोलर की बात की जाए तो यह स्थानीय पवन संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवाहित होती है। शांता आना दोस्तों ये कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवाहित होती है। यामो नामक पवन दोस्तों जापान में प्रवाहित होती है। गिवली दोस्तों ये लीबिया में प्रवाहित होती है। शामल की बात की जाए तो ये इराक में प्रवाहित होती है। ब्रिक फील्डर दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होती है। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। ये दोस्तों गर्म पवनें थे जिनको हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनें, ठंडी पवनों को हम लोग कवर करेंगे। संबंधित क्षेत्र और देश इस तरफ दिया गया है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों मिस्ट्रल, तो ये स्थानीय पवन स्पेन व फ्रांस में प्रवाहित होती है। बिजर्ड नामक स्थानीय पवन दोस्तों टुंड्रा प्रदेश में प्रवाहित होती है। पंपेरो नामक दोस्तों स्थानीय पवन पंपास मैदान दक्षिण अमेरिका में प्रवाहित होती है। लेवेंटर नामक स्थानीय पवन दोस्तों स्पेन में प्रवाहित होती है। बोरा नामक दोस्तों स्थानीय पवन ये एडियाटिक सागर तट पर प्रवाहित होती है। और बुरान दोस्तों इस साइबेरियाई क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। सब कुछ पूरी तरह से आप क्लियर रखेंगे। वो हर क्वेश्चंस भी दोस्तों आपको इसमें मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से। क्वेश्चन लगा हुआ है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 1990 ईस्वी में। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा है दोस्तों? महत्वपूर्ण जो भारत की वित्तीय संस्थाएं, डाकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों कि किसकी स्थापना कब हुई थी। तो मोस्ट माई सीट आपके सामने लगा दी गई। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने भी ट्रेंड से हो सकते हैं, सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। आप इसको अच्छे से रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 1990 ईस्वी में। अब देखिएगा, एक तरफ महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं के नाम दिए गए, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दिया गया है। बात की जाए दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। नेक्स्ट है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। भारतीय यूनिटी ट्रस्ट यानी यूटीआई की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। वो हर टॉपिक्स दोस्तों हमारे द्वारा कंप्लीट किया गया है जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। अगला आपका भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जिसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। साधारण बीमा निगम यानी जीआईसी की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना दोस्तों 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में हुई थी। भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी एक्जिम की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, ध्यान रखेंगे आप लोग, इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक यानी कि IRVI, इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय आवास बैंक यानी NHB की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में हुई थी। महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं से दोस्तों ये स्थापना वर्ष से रिलेटेड आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। अब यहाँ से थोड़े क्वेश्चन और निकलते हैं दोस्तों, उनको भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर कीजिए। देखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट है हमारा। पहला पॉइंट दोस्तों, 1881 ईस्वी में स्थापित अवध कॉमर्शियल बैंक किसी भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक था। पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। नेक्स्ट, पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था, जिसकी स्थापना 1884 ईस्वी में की गई थी। अगला पॉइंट देखिएगा,
भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1955 ईस्वी में आंशिक राष्ट्रीयकरण कर इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। नेक्स्ट, 19 जुलाई 1969 ईस्वी को 14 बड़े व्यवसायी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 15 अप्रैल 1980 को 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पूरी तरह से दोस्तों आप यहाँ से क्लियर रखेंगे। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं दोस्तों। नया वर्जन ऑल इन वन पीडीएफ हमारे द्वारा कंप्लीट किया गया है एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का। बिहार एसएससी की जो दोस्तों 10+2 की वैकेंसी लगी हुई जो कि 2023 में आई थी, इसका तीसरी बार नया वर्जन पीडीएफ रेडी किया गया है और यूपी SSSC से जुड़े विभिन्न वैकेंसीज के जीके जीएस और यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट के नए वर्जन पीडीएफ भी रेडी किए गए हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन था जो कि 1976 में किया गया था। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लग गया है दोस्तों? भारतीय संविधान के संशोधन से आया हुआ है। 42वें संविधान संशोधन की भी बात हुई, यानी जो सीट हमारे सामने लगाई दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट इसमें कवर किए गए हैं। इस सीट को आप अच्छे से रिवाइज रखते हैं तो दोस्तों आप अपने एग्जाम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ क्लियर रखेंगे। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन था जो कि 1976 में किया गया था। अब इंपॉर्टेंट पार्ट में दोस्तों A to Z बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट आप एक साथ क्लियर करेंगे। देखिएगा, पहला पॉइंट है पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसी संशोधन अधिनियम के तहत समाजवादी और अखंडता शब्द भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। तो दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, इसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, ध्यान रखेंगे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आगे बढ़िएगा, इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। पूरी तरह से क्लियर रहेंगे, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51 का में है। आगे बढ़िएगा, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। और जो संविधान संशोधन का हम दोस्तों एसर भी लगाते हैं वो भी ध्यान रखिए आप लोग। 42वां कब हुआ था? 76 में। 86वां कब हुआ था? 2002 में। ये मोस्ट मन क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़िएगा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में कई बदलाव होने के कारण इसे मिनी संविधान या लघु संविधान या संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। हजारों बार ये सारी चीजें पूछी गई हैं। आगे बढ़िएगा, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार ध्यान रखें यूएसए के संविधान से और मूल कर्तव्य रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। ये भी पूरी तरह से आप दोस्तों प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अब भारतीय संविधान संशोधन की बात हुई थी तो जितने महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं सब कुछ हम लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। देखिएगा, नोट है हमारा भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला संशोधन की बात की जाए जो कि 1951 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। मूल संविधान में दोस्तों 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची प्रथम संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। नेक्स्ट, 21वां संशोधन देखेंगे जो कि 1967 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो किस दोस्तों अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है? तो 8वीं अनुसूची है, डाकले ध्यान रखें। नेक्स्ट, 24वां संशोधन देखेंगे जो कि 1971 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, 44वां संशोधन जो कि 1978 में हुआ था। 42वां हम लोग कर ही चुके हैं तो डायरेक्ट 44वां देखेंगे। दोस्तों इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। प्रिपेयर रहेंगे आप लोग। डाकली भी क्वेश्चन पूछा था वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो एक विधिक अधिकार है यानी कि एक कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट, 52वां संशोधन देखेंगे जो कि 1985 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके अलावा इसी संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। तो 10वीं अनुसूची 52वें संशोधन द्वारा, प्रथम दोस्तों 9वीं अनुसूची आपकी पहले संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। चलिएगा आगे, 56वां संशोधन देखेंगे जो कि 1987 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ध्यान रखेंगे। 61वां संशोधन देखेंगे जो कि 1989 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। दोनों ट्रेंड से क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट आता है, कभी कभी डायरेक्ट दोस्तों संशोधन दिया आता है। नेक्स्ट,
65वां संशोधन देखेंगे जो कि 1990 में किया गया था। इसके द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई थी, ध्यान रखेंगे। 69वां संशोधन देखेंगे जो कि 1991 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया। तो यानी कि भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली कब बनाई गई, किस संशोधन द्वारा? 69वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट 73वां संशोधन देखेंगे जो कि 1992 में हुआ था। इस संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक बनाया गया और इसे लागू किया गया। सुपर पॉइंट है आपका, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा दोस्तों 86वां संशोधन है जो कि 2002 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। इस संशोधन के लिए के जरिए दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया, आप लोग जानते होंगे। और यही दोस्तों उठा के लाके हमारा फंडामेंटल राइट्स बनाया गया आर्टिकल 21 का के तहत। नेक्स्ट 91वां संशोधन देखेंगे जो कि 2003 में किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपका दोस्तों, इसके द्वारा दल बदल संबंधी कानून में संशोधन किया गया। इसमें यह स्पष्ट किया गया कि 1/3 सदस्य एक साथ दल बदल नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसी संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल का आकार भी सीमित कर दिया गया। किसी भी मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। हालांकि किसी भी कैबिनेट सदस्यों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। नेक्स्ट 52वां संशोधन देखेंगे जो कि 2003 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं सूची में 4 भाषाओं कौन कौन, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को जोड़ा गया। तो वर्तमान में 8वीं सूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला हमारा क्या दोस्तों 101वां संशोधन देखेंगे जो कि 2016 में हुआ था। करंट तक ले जाएंगे दोस्तों इसको। तो इसके द्वारा देखेंगे संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी को लागू करके अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के सरलीकरण की व्यवस्था हासिल की गई। तो जीएसटी कैसा टैक्स है दोस्तों? इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर है, ध्यान रखेंगे। जीएसटी ने वस्तुओं और सेवाओं पर विभिन्न करों को एक कर में समेकित कर दिया, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में कराधान सरल हो गया। नेक्स्ट 102वां संशोधन देखेंगे जो कि 2018 में हुआ। इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ध्यान रखेंगे। 105वां संशोधन देखेंगे जो कि 2021 में हुआ। ये संशोधन अधिनियम ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी SC/BC की सूची तैयार करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति बहाल कर दी। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। और 106वां संशोधन देखेंगे जो कि 2023 में हुआ। इस संशोधन के द्वारा लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित कर दी गई, ध्यान रखेंगे। यही आपका दोस्तों महिला आरक्षण विधेयक 106वां संशोधन 2023। तो संविधान संशोधन से दोस्तों इतना फैक्ट आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपके यहाँ से मिस नहीं हो सकते। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है। त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा केरल में। मोस्ट में टॉपिक्स है दोस्तों आपका। मोस्ट में सीट आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे दोस्तों फैक्ट यहाँ से निकलते हैं। आपको दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप देखेंगे इस सीट में आपको पूरी तरह से मिल जाते हैं। टॉपिक है आपका भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार। चलिए इसको आप लोग पूरी तरह से दोस्तों कवर कीजिएगा। शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा केरल में। टॉपिक है हमारा भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार। स्टार्ट करते हैं। ओणम उत्सव दोस्तों, त्रिशूर पूरम उत्सव दोनों ध्यान रखेंगे, ये केरल में मनाया जाता है या आयोजित किया जाता है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा महोत्सव की बात की जाए, ये ओडिशा में आयोजित किया जाता है। वांगला महोत्सव दोस्तों मेघालय में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। गणगौर महोत्सव और घूमर ये राजस्थान में आयोजित किया जाता है। हरेला पर्व सुपर है दोस्तों उत्तराखंड में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू त्योहार नववर्ष पुथांडु तमिलनाडु में मनाया जाता है। सांग महोत्सव आपका हरियाणा में मनाया जाता है। संगई महोत्सव लाई हरोपा ये दोनों मणिपुर में मनाए जाते हैं। वो सारे क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे दोस्तों जो अब तक पूछे गए होंगे। उगादि पर्व कंबाला उत्सव यक्षगान ये कर्नाटक में आयोजित किया जाता है। बिहुला महोत्सव दोस्तों बिहार में मनाया जाता है। फ्लेमिंगो त्योहार आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अम्बुबासी त्योहार बिहू और नट पूजा ये असम में आयोजित किया जाता है। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। रासलीला, नौटंकी और चरकुला ये उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। राउफ हो गया, दमाली हो गया, ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। गिद्धा, भांगड़ा, धमाल और बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है। गरबा डांडिया गुजरात में मनाया जाता है। बाउल हो गया, यात्रा पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। रावत नाच, सुआ नाच, कर्मा और सैलाय छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाता है। यहाँ तक दोस्तों आप इसको पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लग गया है दोस्तों? भारतीय संविधान सभा की स्थापना व बैठक को लेकर आया हुआ है। तो आप जानते हैं दोस्तों इसकी स्थापना, इसके बैठक, संविधान का निर्माण, बहुत सारी समितियों का गठन, यानी जो सीट हमारे सामने लगाई दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे फैक्ट इसमें पूरी तरह से कंप्लीट किए गए हैं। आप इसको अच्छे से रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा भारतीय संविधान सभा की
प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। अब चलिए दोस्तों इस सीट को पूरी तरह से अपने सामने करते हैं। देखिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट आपके एक साथ कवर होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट है हमारा, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, किस समिति के दोस्तों संस्तुतियों के आधार पर संविधान का निर्माण या गठन शुरू किया गया? तो कैबिनेट मिशन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। दोनों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला लिखी। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया, प्रस्तुत किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट, संविधान के निर्माण का कार्य करने के लिए कई समितियां बनाई गई। इसमें दोस्तों प्रारूप समिति आपकी मुख्य रूप से है, बार बार पूछा था। इसके अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, संविधान निर्माण के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। चलिए उन सभी समितियों को हम लोग पूरी तरह से देखते हैं। देखिएगा दोस्तों पॉइंट हमारा, संविधान सभा की प्रमुख समितियां, एक तरफ समितियों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ अध्यक्ष के नाम दिए गए। प्रारूप समिति की बात की जाए दोस्तों तो इनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। ध्यान रखेंगे, अलग अलग ट्रेंड से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कूट में मिलाने के लिए भी एक क्वेश्चन दिया जाता है। अब यहाँ पे चलिए दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक साथ कवर होंगे। देखिएगा पहला पॉइंट हमारा, संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया और इसी दिन इसे अंगीकृत यानी कि पारित किया गया। नेक्स्ट, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। ध्यान रखेंगे, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थीं और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। अब थोड़े दोस्तों इंपॉर्टेंट नोट आप लोग देखिए जो यहाँ से बनते हैं, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट है, संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज यानी तिरंगा का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। ध्यान रखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। वहाँ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष की आकृति को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया और भारत ने सरकारी उद्देश्य के लिए 22 मार्च 1957 ईस्वी को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। PDF के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखेंगे दोस्तों किस टॉपिक से लगा है। क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा है दोस्तों? जो महत्वपूर्ण जितने ऐतिहासिक वंश हैं उनके संस्थापक, डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। और यहाँ पे हमने राजधानी भी मेंशन की है, यानी जो सीट आपके सामने लगाई गई दोस्तों, कि इसको अगर आप अच्छे से रिवाइज रखते हैं, किसी भी ट्रेंड से दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों वो सारे क्वेश्चंस भी आपको ऑलरेडी मिलते होंगे जो अब तक आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। टॉपिक है आपका ऐतिहासिक राजवंश एवं उनकी राजधानी। चलिए सब कुछ पूरी तरह से हम लोग कवर करते हैं। देखिएगा एक तरफ राजवंश के नाम दिए गए हैं, फिर संस्थापक के नाम और फिर दोस्तों राजधानी भी मेंशन कर ली गई है। बात की जाए दोस्तों हर्यक वंश की तो इसके संस्थापक बिंबिसार थे, राजधानी इनकी राजगृह थी। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे, राजधानी इनकी वैशाली थी। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। आगे बढ़िएगा, गुलाम वंश के संस्थापक दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे, इनकी राजधानी विजयनगर थी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, अगला हमारा क्या दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश संस्थापक दंतीदुर्ग थे, राजधानी मान्यखेड़ थी। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे, राजधानी कांचीपुरम थी। चालुक वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे, राजधानी बादामी या वातपी थी।
मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे, राजधानी दिल्ली व आगरा दोनों थी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, राजधानी दिल्ली थी। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, राजधानी दिल्ली थी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे, राजधानी दिल्ली थी। आगे बढ़िएगा, जो थोड़ा सा समतुल हो सकते हैं दोस्तों उस क्वेश्चन को एक साथ सेट कर देते हैं ताकि याद रखने में थोड़ी सी आसानी हो। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, राजधानी थानेश्वर और कन्नौज दोनों थी। आगे बढ़िएगा, अगला आपका क्या दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश जिनके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे, राजधानी कन्नौज थी। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे, राजधानी अजमेर थी। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे, राजधानी पाटलिपुत्र थी। और सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख थे, राजधानी इनकी भी प्रतिष्ठान थी। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है, प्रेरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि कहाँ पर विस्तृत है? करेक्ट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका में। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लग गया दोस्तों? विश्व की जो प्रमुख घास भूमियां डायरेक्टली पूछे जाते हैं दोस्तों कि कहाँ पे विस्तृत है, किस देश में या किस देश के क्षेत्र में। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से कौन सी उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, कौन सी दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। तो सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। आप इसको अच्छे से रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, प्रेरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि कहाँ पर विस्तृत है? करेक्ट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका में। टॉपिक है आपका विश्व की प्रमुख घास भूमि। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग कवर करेंगे उष्ण कटिबंधीय घास भूमि को। देखिएगा, एक तरफ उष्ण कटिबंधीय घास भूमि के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों कैंपोस की, तो ये विस्तृत है ब्राजील में। लानोज नामक दोस्तों घास भूमि पाई जाती है वेनेजुएला में। सवाना नामक घास भूमि उत्तरी अफ्रीका में। पार्कलैंड नामक दोस्तों घास भूमि ऑस्ट्रेलिया में। पटाना नामक घास भूमि दोस्तों श्रीलंका में। कई ट्रेंड से दोस्तों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अब हम लोग दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को कवर करेंगे। तो एक तरफ शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र के नाम। बात की जाए प्रेरी की, तो ये विस्तृत है उत्तरी अमेरिका में। पंपास नामक घास भूमि विस्तृत है अर्जेंटीना में। स्टेपी नामक घास भूमि विस्तृत है यूरेशिया में। बेल्ट्स नामक घास भूमि विस्तृत है दक्षिण अफ्रीका में। और डाउन्स नामक दोस्तों घास भूमि ये विस्तृत है ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ तक दोस्तों आप लोग इस टॉपिक्स को पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन लगाया गया है, माओरी जनजाति का निवास कहाँ पर है? तो न्यूजीलैंड में। क्वेश्चन किस टॉपिक से लगा दोस्तों? जो विश्व की प्रमुख जनजातियां डायरेक्टली पूछे जाते हैं दोस्तों कहाँ पे निवास करती है। तो सब कुछ पूरी तरह से कवर करके सीट आपके सामने लगा दी गई। आप इसको अच्छे से अपडेट रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, माओरी जनजाति का निवास कहाँ पर है? करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। अब देखिएगा इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। टॉपिक हमारा दोस्तों विश्व की प्रमुख जनजातियां। एक तरफ जनजातियों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित देश और क्षेत्र के नाम दिए गए। बात की जाए दोस्तों एस्किमो की, तो ये दोस्तों ग्रीनलैंड एवं कनाडा में निवास करती है। किर्गिज नामक जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है। माओरी जनजाति दोस्तों न्यूजीलैंड में निवास करती है। जुलू नामक जनजाति दोस्तों नेपाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। सेमांग जनजाति मलेशिया और थाईलैंड में पाई जाती है। बुशमैन जनजाति दोस्तों काला हरी मरुस्थल बोत्सवाना में पाई जाती है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, अगला आपका क्या दोस्तों, यूकाधिर जनजाति जो कि साइबेरियाई क्षेत्रों में निवास करती है। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। पिग्मीज नामक जनजाति कांगो बेसिन क्षेत्रों में पाई जाती है। बोरो जनजाति दोस्तों ब्राजील के अमेजन बेसिन क्षेत्रों में पाई जाती है। और बद्दू दोस्तों ये अरब निवासी हैं। सब कुछ पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है, नील नदी कहाँ से निकलती है? करेक्ट आंसर होगा विक्टोरिया झील से। क्वेश्चन किस टॉपिक से लगा दोस्तों? विश्व की जो प्रमुख नदियां दोस्तों डायरेक्टली पूछाता है कहाँ से निकलती है, यानी इनका उद्गम कहाँ से है। और साथ में दोस्तों इस सीट में ये भी मेंशन कर दिया गया है कि उनके गिरने का स्थान कहाँ पे है, यानी कि वो अपना जल कहाँ पर जाकर गिराती हैं। तो मोस्ट में सीट आपके सामने सब कुछ कंप्लीट करके लगा दी गई है। इस सीट को दोस्तों आप लोग अच्छे से रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, नील नदी कहाँ से निकलती है? करेक्ट आंसर होगा विक्टोरिया झील से। टॉपिक है आपका विश्व की प्रमुख नदियाँ। चलिए इस सीट को पूरी तरह से अपने सामने करते हैं। देखिएगा सबसे पहले नदियों के नाम दिए गए हैं, फिर उद्गम स्थल दिया गया है दोस्तों, गिरने का स्थान ये कहाँ पे अपना जल गिराती है ये भी इसमें मेंशन कर लिया गया है। बात की जाए दोस्तों अमेजन नदी की, तो एंडीज पर्वत के पेरू नामक स्थान से निकलती है, अटलांटिक महासागर में जाकर अपना जल गिराती है। नेक्स्ट मिसिसिपी मिसौरी नदी की बात की जाए, इतिहास झील से निकलती है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और मैक्सिको की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। यांगटीसी क्यांग नदी दोस्तों तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन सागर में जाकर गिरती है। हांगोह नदी दोस्तों कुनलुन पर्वत से निकलती है, चीन की खाड़ी में जाकर गिरती है। कांगो नदी दोस्तों लुआलिया और लापुला के संगम से निकलती है, अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। नाइजर नदी दोस्तों गिनी से निकलती है और गिनी की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। बोल्गा नदी दोस्तों बल्डाई पठार से निकलती है और कैस्पियन सागर में जाकर अपना जल गिराती है। आगे बढ़िएगा, थोड़े से और हैं, पुनः अगले टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे।
डेन्यूब नदी की बात की जाए दोस्तों, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, काला सागर में जाकर गिरती है। डार्लिंग नदी दोस्तों ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से निकलती है, यानी ऑस्ट्रेलियन आल्प्स जो पर्वत है मर्रे नदी में जाकर अपना जल गिराती है। और मर्रे नदी दोस्तों ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से ही निकलती है, जो कि हिंद महासागर में जाकर अपना जल गिराती है। इतना आप लोग यहाँ से पूरी तरह से दोस्तों रिवाइज करेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। करेक्ट आंसर होगा ज्योतिबा फुले ने। क्वेश्चन हमारा स्टैटिक जीके से लग गया है दोस्तों, एक सीट आपके सामने लगाई गई, यानी कि दोस्तों स्टैटिक जीके से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, चाहे हिस्ट्री के हों, पॉलिटी के हों, ज्योग्राफी को, इकोनॉमिक्स या मिससेलेनियस या विविध के, उनके जो मोस्ट टॉपिक्स के दोस्तों क्वेश्चंस निकलते हैं, जो कि आपके सभी वन एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जाते हैं, कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं, उन प्रश्नों का दोस्तों यहाँ पे कलेक्शन किया गया है। तो आप इस सीट को दोस्तों पूरी तरह से रिवाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। करेक्ट आंसर होगा ज्योतिबा फुले ने। अब एक क्वेश्चन आप लोग कंसंट्रेट होकर देखेंगे। पहला है इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा है। नेक्स्ट, फीफा विश्व कप सबसे ज्यादा बार किस टीम ने जीता, तो ब्राजील ने। और मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है, भारोत्तोलन से। नेक्स्ट, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से। राष्ट्रीय खेल दिवस की तिथि को मनाता है 29 अगस्त को। किताबुल हिंद के लेखक कौन है, अलबरूनी। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो घनानंद थे। ध्यान रखेंगे। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, पाली भाषा में। इन सब दोस्तों क्वेश्चंस के टॉपिक्स की सीट भी आपके पीडीएफ में पूरी तरह से लगी हुई, जो कि दोस्तों हम लोग ऑलरेडी वीडियो में भी सॉल्व किए हैं। आगे बढ़िएगा। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया, केपलर ने। लंदन किस नदी के तट पर स्थित शहर है, तो टेम्स। नेक्स्ट, जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है, तो 9 है। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, पद्मा के नाम से। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, तो त्रिपुरा है। कौन सा राजमार्ग भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है, नेशनल हाईवे नंबर 112। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है, मेघना के नाम से। तीस्ता नदी जल विवाद भारत और किस देश के मध्य में, तो बांग्लादेश के मध्य में। भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो चीन है। और विश्व में किस देश की सीमा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगती है, तो चीन है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा स्थित है, मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा की लंबाई 3323 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा स्थित है, रेड क्लिफ रेखा। और पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था, चौधरी रहमत अली ने। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है हमारा भारत का किस पड़ोसी देश के साथ काला पानी क्षेत्रीय विवाद है, तो नेपाल के साथ। नेक्स्ट, नेपाल की संसद का नाम क्या है, राष्ट्रीय पंचायत। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने। और सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ज्योतिबा फुले ने। श्वेत क्रांति का संबंध किससे, दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट, पंजाब केसरी किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम है, लाला लाजपत राय का। प्रवासी भारतीय दिवस की स्थिति को मनाता है 9 जनवरी को। लास्ट क्वेश्चन हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की स्थिति को मनाता है 8 मार्च को। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। इस वीडियो को दोस्तों अब हम यहीं पे विराम देना चाहेंगे। हालांकि दोस्तों साइंस के 2 टॉपिक सेट करना चाहते थे, लेकिन वीडियो आपका लंबा हो जाएगा, तो उसको दोस्तों हम लोग अन्य वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारी स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।